अभिषेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैंने ये आंकड़े बताया अभिषेक। अब बताइए, आप बिहार में हैं, पटना में हैं, आप क्या करते हैं? आपने लिखा है इंजीनियर अभिषेक राज, तो इससे यस तो सर, लग रहा है कि आप इंजीनियर हैं, लेकिन आप बताएं अपने बारे में, थोड़ा दर्शकों को बताएं। यस सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और द वेट रेडियो देखने वाले सभी दर्शकों को भी थोड़ी आवाज तेज करिए, नमस्कार। आवाज आपकी थोड़ी स्लो आ रही है। सबसे पहले सर आपको नमस्कार और द वेब रेडियो देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं सर इंजीनियर अभिषेक राज हूँ। मैं ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और फिलहाल मैं पटना में रहता हूँ और आईटीआई के फील्ड में, आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फील्ड में मैं वर्क करता हूँ बच्चों के लिए, और मूलतः मैं भोजपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। तो सर आपने जो आंकड़ा हमें दिखाए हैं उस आंकड़े पे हम बात करना चाहेंगे कि हाँ, बताएं हमारे बताएं, यहाँ, बिल्कुल बात करें। ये सर हमारे यहाँ गढ़हनी प्रखंड है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का गढ़हनी प्रखंड है। वहाँ का प्रखंड प्रमुख मेरी सिस्टर है अनीता देवी, श्रीमती अनीता देवी। वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर को लेकर उन्होंने ये जो आप चीजें सर बता रहे हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई थी मीडिया के माध्यम से। तो बहुत सारे धांधली नजर आए थे और उसमें एक बहुत बड़ा इशू बन गया था गढ़हरी प्रखंड में, और जांच भी हुई थी। और जांच में अब इसके बाद रिपोर्ट क्या हुआ ये पब्लिक नहीं हो पाया, लेकिन देखा जाए तो वहाँ बहुत बड़ी धांधली थी। जैसे वहाँ क्वारंटाइन में जो लोग रह रहे थे उनके लिए सुधा का दूध, जो पाउडर दूध होता है, बहुत सारे चीजें लिस्ट में था जो उनको देने के लिए था, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको मिल नहीं रहा था। इसकर लेकर प्रमुख जी ने आवाज उठाई थी, तो अधिकारी लोग ने काफी एक्शन लिया था, मतलब इनके ऊपर ले लिया था। और इस तरह से हर जगह सर ये आंकड़े हैं। और हमारे यहाँ सदर अस्पताल है, उसमें पानी पूरी तरह से भर गया था। बरसात का मौसम था, आने जाने का रास्ता नहीं था वहां पे, और जो सैंपल जो कोरोना को लिया जा रहा था वो ऐसे पानी में तैरते हुए नजर आ रहे थे। और जो लोकल मीडिया थी काफी हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था। देखिए सदर अस्पताल का जो किट है जो इसमें टेस्टिंग की जा रही है वो पानी में ऐसे तैरता हुआ नजर आ रहा था। रिपोर्ट 4 दिन 5 दिन बाद आता था। इस तरह से काफी पेपर के माध्यम से पता चला था। और जमीनी स्तर पर हम लोग देखे थे, क्योंकि उस समय हम लोग गाँव चले गए थे और ये चीजें देख रहे थे। तो काफी सर आप सही बोल रहे थे कि अगर जांच की जाए तो ये बड़ी बड़ी घोटाला है, हकीकत है सर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या है, इस बात को समझना होगा, हम लोग को बड़ी गंभीरता से समझना होगा। क्योंकि देखिए, सरकार का काम है इस्तेमाल हमारी सुविधाओं का ख्याल रखना, हमारे लिए व्यवस्था करना, और ये सरकार बता रही है कि ये पैसे खर्च हो रहे हैं। अब क्वारंटीन सेंटर पे अगर ये 10,500 मतलब 1,059 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं, ये पैसा कहां गया है? मैं नहीं कह रहा कि सारे पैसे घोटाले में चले गए होंगे, लेकिन जो हालात हैं क्वारंटीन सेंटर्स में, मैं बताऊं कि पिछले जब भी जितना चल रहा था सेंटर्स, उसमें 2-2.5 महीने में कम से कम 200-250 क्वारंटीन सेंटर्स को चलाने वाले लोगों से मेरी रोज बात होती थी। यस सर। और उनकी स्थिति में जानता हूं कि उनको कितने पैसे मिले होंगे और क्या खर्च हुए। इस घोटाले को पकड़ना जरूरी है, और ये पकड़ने के लिए इसलिए है अभिषेक कि ये युवाओं का काम है। अब वोट की बारी है। इस बार छुकेंगे तो फिर अगले 5 साल बाद तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? ये सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव सलेमपुर पड़ता है, वहां के बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली, बंगलोर, मुंबई कमाने गए थे और लॉकडाउन में लोग घर आए थे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। उस समय जब मैं गांव में था तो उन लोगों से पूछ रहा था कि क्वारंटाइन सेंटर में क्या हो रहा है, क्योंकि जानने की इच्छा भी थी कि भाई किस तरह से क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो वो लोग जो बता रहे थे कि पाव रोटी मिलता है, सुबह में दूध मिलता है, ये सब चीजें बता रहे थे, केला वगैरह। लेकिन जो सरकार बता रही है कि 45,000 रुपए एक मरीज पर खर्च किए हैं, वो किसी भी तरह से दिख नहीं रहा है। क्योंकि वो लोग जो हकीकत बताए हैं उसमें एक सिंपलिसिटी थी, मतलब सिंपल चीज जो खाना मिलता है सुबह शाम वही था, और सोने का वो लोग ऐसे बेड था जो सोते थे लोग, ऐसा कुछ नहीं था कि इतने 1,000 करोड़ रुपए, 10-59 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो ये कहीं से पच नहीं रहा है। और एक युवा होने के नाते सर हाँ, मैं ये बोलिए। कहना चाहूंगा कि एक युवा होने के नाते मैं बिहार की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सर युवाओं को पॉलिटिक्स से ज्यादा मतलब नहीं होता है। एक युवा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें किसी तरह के पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाते हैं। चुनाव के समय भले इंटरेस्ट आता है, लेकिन उस तरह से हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
लेकिन पिछले 15 साल या पिछले शुरू से ही बिहार को देखिए तो बिहार के अधिकतर बच्चे बाहर ही जाते हैं कमाने के लिए। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं बाहर ही पढ़ा क्योंकि बिहार में उतने कॉलेज नहीं थे कि हम लोगों को भी एडमिशन मिल सके, बाहर पढ़ना पड़ा। सरकार हम लोगों को स्कॉलरशिप भी देती थी, बहुत सारे बच्चों को मिला भी, लेकिन सरकार अपने यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाई। सर आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि बिहार से अरबों रुपए स्कॉलरशिप के रूप में बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन सरकार अपने यहाँ कोई कॉलेज नहीं खोल पाती है। प्राइवेट जो संस्थान है उनको मौका नहीं देते कि आप आके हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए। अगर आप देखिएगा सर तो भोपाल, चेन्नई, बंगलोर में हजारों बच्चे हैं जो बिहार से जाकर इंजीनियरिंग करते हैं और अरबों रुपए देके आ जाते हैं वहां पे। वो अगर कॉलेज बिहार में होता सर तो यहाँ पैसा इन्वेस्ट होता, बिहार में पैसा रहता और आगे विकास भी होता। जहां तक रोजगार की बात करें सर, तो रोजगार के नाम पे अभी तक बिहार में कोई भी सरकार रहा हो, चाहे अभी सरकार या पिछली सरकार हो, कोई भी सरकार ने काम नहीं किया है। और अभी फिलहाल जो 15 साल से जो हमारे एनडीए की सरकार है, युवाओं पे ध्यान शायद नहीं दिए हैं। और इस बार युवा अगर वोट करेंगे तो सबसे पहले उनका मेन मकसद यही होगा कि हम अपने नेताओं से पूछेंगे कि हमारे लिए आपके पास क्या है, आपकी योजना क्या है, आप किस स्तर तक युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, अपना मास्टर प्लान दिखाइए। मैं सभी युवाओं, बिहार के बेरोजगार युवाओं से आह्वान करता हूं कि द वेब रेडियो सुनने वाले जितने भी लोग हैं कि आप लोग कोई बड़ा चेहरा देखकर वोट न करें। आप लोग अपना लोकल जो कैंडिडेट है उसको देखिए, वो कैसा है, क्या वो हत्यारा है, क्या वो बलात्कारी है, क्या वो मतलब अनलीगल काम करता है, लुटेरा है, कैसा है, अगर सही है उसको वोट दीजिए। आपका सर मैं देखता हूँ मतलब द वेब रेडियो में देखता हूँ, आपने सर बोला है एक बार कि आप भले नोटा दबा दीजिए लेकिन ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए जो कहीं ना कहीं से करप्ट है। आप ये भी सर बोले थे कि आप युवाओं का एक संगठन बना लीजिए जो साफ छवि में विश्वास करता हो, जो जातिवाद में विश्वास नहीं करता हो, जो किसी पार्टी में विश्वास नहीं करता, वो लोग मिलकर प्रचार करें, लोगों को जागरूक करें। ये सर आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अब AITO संगठन है सर, 1,35,000 लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं आह्वान करता हूँ आप लोग किसी बड़े चेहरे न देकर, लोकल लेवल पर चेहरे देकर आप लोग ये बात तो कीजिए। क्योंकि एक सर एक बहुत बड़े पत्रकार सर आप हैं, आप चीजों को समझते हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, आप अपने अनुभव से आज से बहुत वर्षों से राजनीति को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये बात मानना पड़ेगा कि हम लोग बड़े चेहरा देखकर वोट तो दे देते हैं लेकिन वो बड़े चेहरा कभी हमारे पास आते नहीं है। हमको काम किससे पड़ता है? जो लोकल मेरा MP होता है, जो लोकल हमारा मुखिया होता है, जो हमारा विधायक होता है उससे, और उनके पास हमसे मिलने का टाइम नहीं होता है क्योंकि वो लोग विधायक बनने के बाद अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं, मिलने जाइए तो समय नहीं देते हैं, तो काम क्या करेंगे। लेकिन हम ऐसे लोग को चुनेंगे जो शिक्षित हो, जो सामाजिक काम करना चाहता हो, तो आपको समय जरूर देगा, विधानसभा में जरूर रहेगा घूमने। ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जो लोगों से जुड़े रहे हैं और उनका आज लोग मतलब अगर उनके कुछ होती है तो लोग काफी सोशल मीडिया पर उनका नाम भी लेते हैं। तो सर मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव है और इस चुनाव में चूक नहीं करना है, और चूक कीजिएगा तो फिर 5 साल आपको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मैं वही बात मैं अभिषेक कह रहा हूं और वही बात मैं लगातार कहता हूं लोगों को। और मैं एक अपनी चर्चा बढ़ाऊं उससे पहले मैं बता दूं, राजेश पाठक जी आप अपना ईमेल चेक करिए, आपके ईमेल पे मैंने एक लिंक भेजा है, अगर आप देख रहे हैं तो आप ईमेल चेक करिए और जुड़ने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं 2 चीजें बताऊं। आपने जो बात कही कि बिल्कुल सही बात है, आप चेहरों पे मत जाइए, आप अपने लोकल विधानसभा में जो उम्मीदवार है उस पे जाइए। वो अपराधी नहीं हो, वो गुंडा नहीं हो, मवाली नहीं हो, बदमाश नहीं हो, वैसे लोग जो आपके लिए भविष्य बेहतर कर सके उनको चुनिए। एक चीज मैं बताऊं, मैं नोटा का पक्षधर नहीं हूं अभिषेक, मैं नोटा को ये मानता हूं कि नोटा का मतलब कि वोट वेस्ट करना। मेरा ये कहना है कि नोटा पर वोट देने की जरूरत अगर आती है तो युवाओं को मिल करके अपने संगठन को बना करके एक उम्मीदवार खड़ा कर लेना चाहिए कि जिसको, अगर कोई मान लीजिए कि किसी विधानसभा में, मैंने एक दिन और चर्चा में ये कहा था कि किसी विधानसभा में अगर नोटा के वोट 2000 या 5000 पड़ते हैं, वो वोट अगर किसी एक उम्मीदवार को पड़ेंगे जो आपके बीच का उम्मीदवार होगा, तो बिहार का भविष्य और देश का भविष्य बदल जाएगा। क्योंकि फिर चर्चा किस बात की होगी, अगले चुनाव में उस उम्मीदवार को जिसको 5000 वोट मिले होंगे उसको सारी पार्टियां खोजना शुरू कर देंगी कि भाई ये कौन था। लेकिन नोटा वेस्टेज है, नोटा का वोट
कभी भी वो बर्बाद वोट करता है, उस पे नहीं जाना चाहिए। मैं सत्यम को जोड़ता हूं। सत्यम यहाँ पे हूँ। सत्यम आवाज आ रही है आपको? सत्यम आवाज आ रही है आपको? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। धन्यवाद सर। आप अगर दूसरे किसी सिस्टम पे सुन रहे हो मेरी आवाज, उसको म्यूट कर दीजिए क्योंकि यूको हो रहा था। आप अगर दूसरे किसी सिस्टम पे सुन रहे हो मेरी आवाज, उसको म्यूट कर दीजिए क्योंकि यूको हो रहा था। नहीं सर, मेरे पास बस सिंगल ही सिस्टम है, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। नहीं तो इसका स्पीकर आप बंद कर दीजिए। जिस सिस्टम पे आप सुन रहे हैं उसका स्पीकर बंद कर दीजिए। इसका स्पीकर आप बंद कर दीजिए। जिस सिस्टम पे आप सुन रहे हैं उसका स्पीकर बंद कर दीजिए। ओके सर। हाँ, अब आवाज आ रही है आपको ना मेरी? हाँ, अब आवाज आ रही है आपको ना मेरी? यस सर। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आप बताइए, आप क्या कहते हैं? सर हम ये बिहार के रोजगार पे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले सर बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो रोजगार के मामले में था सर, वो चीनी मिल था। सर आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। सर बिहार में चीनी मिल, जो चीनी था, गन्ना, वो एक बहुत बड़ा रोजगार का एक बड़ा साधन था, जो तो अभी दिन पर दिन सर, जैसे कि बिहार में 6,900 से समथिंग के अप्रोक्स यहाँ पे गांव है, जिसमें से सुचारू रूप से लगभग 11 चल रहे हैं। लेकिन सर इसको अनदेखा किया गया हर सरकार के द्वारा, जिसके कारण सर हमेशा से जो दर्जने मिल हैं, जैसे कि आप मुजफ्फरपुर का बात करें तो वहाँ नेटवर्क थोड़ा सत्यम का खराब हो रहा है। हम लोग उनको फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं जो आंकड़े बता रहा था अभिषेक, और जो मैं बातें कर रहा था, उसमें दो तीन चीजें बहुत फैक्ट्स हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी सत्यम का हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, बोल लीजिए फिर हम बात। सर जैसे आपने बताया था कि 58% युवा हैं जो यहाँ के वोटर हैं, वोट देते हैं। फिर भी सर देखा जाए कि 58% भी युवाओं के लिए काम नहीं हुआ है कि युवा को बिहार में रह के एजुकेशन मिल जाए, बिहार में रह के युवाओं को रोजगार मिल जाए। आज युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, लगता है कि हम पढ़ के क्या करेंगे। हमारे सामने आखिर हम 10वीं पास करते हैं तो घर से बहुत बड़ा दबाव रहता है कि आपको नौकरी लेना है। एक रूम में बैठकर युवा दिन रात मेहनत करता है, और कोई सफल होता है, कोई असफल होता है सरकारी नौकरी के लिए। तो जो असफल होते हैं उनके लिए कोई बिहार में ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो बिहार में बैठ के रोजगार धंधा कर ले, उनको जाना ही पड़ेगा। इस बार चुनाव का मुद्दा बस एक ही होना चाहिए कि रोजगार देना पड़ेगा। आज अलग अलग सरकारें हैं, महाराष्ट्र सरकार है, गुजरात सरकार है, दिल्ली सरकार है, राजस्थान सरकार है, सब अपने यहाँ एक नियम ला रहा है कि वहां के युवाओं को, बाहरी युवाओं को नौकरी नहीं रख देंगे। जैसे मध्य प्रदेश सरकार का एक नियम पास किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि हम केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे, बाहरी व्यक्तियों को नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें आ जाएगी, वहां की कंपनियां सोचेगी कि हम उनको फॉलो करें, क्योंकि सरकार को फॉलो ही करते हैं सारे लोग। तो इस तरह से कब तक हम बैठे रहेंगे? आखिर कब तक? आने वाले 10 साल बाद सोचिए कि सारे सरकारें, राज्य सरकारें अगर बंद कर दे अपने यहाँ नौकरी देना, तो बिहार कहाँ जाएगा? बिहार के युवाओं के हाथ में क्या है? किसके दम पे बिहार की युवा अपने आप को मजबूत माने? किसके दम पे बिहार की युवा अपने आप सपना देखे कि हम ये करेंगे? स्टार्टअप के लिए आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, रोजगार करने के लिए ऐसा कुछ हमारे पास नहीं मिला है। अगर सरकार की बहुत सारी स्कीमें, मैं मानता हूं पेपर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आता है कि आपको भी स्टार्टअप कीजिए, ये कीजिए, लेकिन उसको सरल बनाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं मानता हूं कि बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के युवाओं को जानकारी का अभाव होता है कि आप स्टार्टअप फंड दे रहे हैं तो उन तक आसानी से कैसे पहुंचेगा। आज एक लोन लेने के लिए भी सर घूस देना पड़ता है, बैंक वाले तो नाम ही नहीं लेते कि हम लोन देंगे। हम लोन भी ले रहे हैं, इसके बावजूद वो नहीं देना चाहते हैं। 10 तरह के, मतलब एक अकाउंट खोलना गांव की युवाओं के लिए काफी मुश्किल काम है। तो इस बार चुनाव का मुद्दा टोटल सर 58% हम युवा हैं, तो बेरोजगार का मास्टर प्लान जो भी पार्टी लेकर आएगी उसकी बात होगी। दूसरा चीज, बेरोजगारी और निजीकरण। सर निजीकरण कोई रास्ता नहीं है सर, इस पर भी सर आप शायद जानना चाहेंगे भी युवाओं का। आप सर ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है सर कि अनएम्प्लॉयमेंट बंद करने के लिए आज बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले युवाओं ने ताली थाली बजाया, टॉर्च लाइट जलाया। तो पूरे विश्व के, सॉरी पूरे भारत के युवा ये कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं सर पूरा टीवी चैनल, 1-2 चैनल को छोड़ दीजिए, पूरा टीवी चैनल इसी में लगा हुआ है, कोई युवाओं को नहीं दिखाता है। केवल
मतलब अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, ना किसानों को मुद्दे दिखाए जाते हैं, युवाओं को मुद्दे दिखाए जाते हैं। और आपका सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग आपका मैं सर पूरा देखता हूँ वीडियो लाइव कि आप कहीं ना कहीं क्रिटिकल मुद्दा उठा के आते हैं, और मुझे विश्वास है सर कि हम लोग एक युवा शक्ति आपके साथ जुड़ेगा और इन चीजों को दिखाएगा बाकी मीडिया वाले का। आपके चैनल पर मैंने देखा सर कि रेटिंग जिस तरह से टीवी चैनल का गिर रहा है, एक दिन पूरी तरह रेटिंग बंद हो जाएगा उन लोगों का, क्योंकि जो मुद्दा है उसको दिखाना ही नहीं है, जिससे लोग जीवित रहेंगे, जिनसे लोग आगे बढ़ेंगे, देश का विकास होगा, उससे टीवी चैनल वालों को वास्ता ही नहीं है। और युवाओं में काफी रोष है सर इसको लेकर। आप विश्वास किए सर, कोई भी युवा टीवी चैनल नहीं देखता है, सब यूट्यूब के सहारे अपना काम कर लेते हैं, इसलिए ना कि वहां पे हम लोग की बातें नहीं की जाती। केवल बात यही होता है कि भारत एक युवा देश है, भारत एक युवाओं का देश है, और युवाओं के नाम पे कहीं भी कुछ भी चर्चा नहीं होती है, न संसद भवन में, न बाहर। नौकरी से आप बोलते हैं कि रिटायर कर देंगे 60 से पहले, ये भगा देंगे, और नेता लोग 80 साल तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और चुनाव में केवल मास्टर प्लान होता है कि हम युवाओं को ये कर देंगे, हम युवाओं को वो कर देंगे, युवा देश है, युवाओं में ये शक्ति है। और जब करने की बारी आती है तो कोई भी नेता, कोई भी पत्रकार नहीं लेता है। गिने चुने लोग हैं, आप जैसे सर लोग हैं जो इस तरह की चीजों को लेकर आते हैं। बड़े बड़े सर, आपने तो बहुत सारे मंत्री जी को बुलाया चैनल पे, बिहार के मिनिस्टर लोग को, उनसे सवाल किया, वो लोग सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैंने देखा है सर, बहुत सारे हम लोग कमेंट कर रहे थे, जवाब नहीं है उन लोगों के पास, क्योंकि काम ही नहीं किए हैं। और पहला बार शायद किसी ने पूछ दिया उनसे युवाओं के बारे में, तो तैयारी तो था नहीं उनका कि जवाब दे, फंस गए और इरिटेट होकर चले गए। तो इस तरह से अगर पत्रकार लोग भी आ जाए सामने तो काम होगा सर। चौथा स्तंभ अगर मजबूत रहा तो काम होता है, लेकिन चौथा स्तंभ शायद ही कुछ लोग हैं जो ईमानदार हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँ, क्योंकि सर मौका मिला है, बार बार मौका सर हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं बोल देता हूँ आज। हाँ बोलिए सर, आपका एक पोस्ट में पढ़ा था कि अगर मैं किसी का चाटुकार रहा था, किसी का पीछे पीछे घूमने वाला होता, तो किसी कंपनी का एमडी या सीईओ होता। आपने सर लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था सर, आप होते सर, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि आज चौथा स्तंभ इसी का गुलामी कर रहा है, आपने नहीं किया। और युवाओं के साथ है, जीवन में लोगों ने बहुत कुछ कमा, लेकिन आप सर दुआएं कमा रहे युवाओं का। जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके बातें को उठाना चाहिए, उनके बातें उठा रहे हैं सर। इसीलिए हम लोग की शुभकामनाएं, हमारे 1,35,000 जो लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हम लोग वीडियो शेयर करते हैं, आपके नाम का चर्चा करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो बोलता है कि नहीं, अनुरंजन झा सर के पास चलना चाहिए, इस बात को पहुंचाना चाहिए सर, मिनिस्टर से पूछेंगे, कोई तो है जो वो उठाता है आवाज। और आपने युवाओं से आज सवाल पूछ रहा है कि चुनाव में युवाओं का मुद्दा होना चाहिए, युवा क्या सोचते हैं, इसके लिए सर आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि सर आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी इस तरह का प्रोग्राम लाइए, लोगों को लाइए। हम लोग हम बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, हम कोशिश करेंगे, बड़े सेलिब्रिटी नहीं है। हाँ, हाँ। हम लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, हम लोग का कोई आवाज सुनता नहीं, कोई बुलाता नहीं है, लेकिन आप इस तरह से काम करेंगे, हम लोग का फीडबैक जानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, गांव के बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषित समाज के लिए, शोषित समाज मतलब किसी जाति विशेष नहीं है, हर जगह शोषित समाज है, उनके लिए, बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं लगेगा, दिल में लगेगा कि नहीं, कोई तो है जो आवाज उठाता है। तो थोड़ा सा सर बहुत अच्छा फील होता है, बहुत दुआएं देते हैं हम आपका कि सर इस तरह से काम करते रहिए। चलिए, मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करता हूं अभिषेक। देखिए, मैं 10 साल पहले, मतलब 2010 में, मैं हिंदुस्तान के एक बड़े नेशनल चैनल का सीईओ हुआ करता था, और मैं जो तमाम जो भी चैनल आप देख रहे हैं, जितने तमाम चैनलों आप देख रहे हैं, लगभग सभी के बड़े पदों पर मैं 10-12 साल तक काम कर चुका हूं। उसके बाद हमने तय किया कि मुझे अपनी तरह की पत्रकारिता करनी है, जो मैं करता हूं, जो मैं जानता हूं, जो मुझे करना चाहिए, जिसके लिए मैं आया हूं। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों को, आपने चर्चा छेड़ी तो मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन आई वाज अ बैंकर। मैं सेलेक्ट हुआ था बैंक की नौकरी के लिए, मैंने उसको छोड़ के पत्रकारिता को चुना। वो इसलिए चुना कि मुझे लगता था कि मैं कुछ बदलाव ला पाऊंगा, और जब वो बदलाव नहीं ला पाऊंगा तब तो मैं दूसरी नौकरी कर लेता, फिर क्या फर्क पड़ता है। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कौन क्या करता है। मेरा उद्देश्य है कि आवाज बुलंद होनी चाहिए, इसलिए हमने वेब रेडियो का टैगलाइन भी रखा है, आपकी आवाज। ये आपकी आवाज उठाने के लिए ये फोरम है। और देखिए, तकनीक का ये कितना बड़ा असर है कि आपसे जुड़ने के लिए, या किसी भी दर्शक से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अगर टेलीविजन को मैं फॉर्मेट बनाता तो मैं उस माध्यम से आपसे सीधे जुड़ पाने में मुझे बहुत मुश्किल होती। अब तकनीक इतनी आगे चली गई है कि हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, आप कहीं और बैठे हैं, हम कहीं और बैठे हैं, देखने वाले कहीं और से जुड़ रहे हैं।
मैं कुछ बातें इसमें कहना चाहता हूं, कुछ बातें युवाओं को लेकर के खास तौर पे। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं अभिषेक, मेरी एक शिकायत भी युवाओं से हमेशा रही है, और वो इसलिए रही है कि युवा अगर अपने बारे में नहीं सोचेगा तो नेता उनके बारे में कतई सोचने नहीं आ रहा। नेता अपनी राजनीति करने आ रहा है, नेता अपने बारे में सोचने आ रहा है, नेता सिर्फ अपने बारे में बात करने आ रहा है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, और मैं बार बार कहता हूं, मैं सब लोगों को आज फिर कह रहा हूं कि कोई भी विधायक का उम्मीदवार अगर आपके चुनाव क्षेत्र में आता है और आपसे वो वोट मांगता है, तो उससे सिर्फ दो बातें पूछिए कि आपने जो भी कुछ, आप जो भी संबोधन रखते हैं, कि आपने इस विधानसभा में एक बढ़िया स्कूल बनवाया क्या? प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल। एक बढ़िया अस्पताल बनवाया क्या? अगर स्कूल और अस्पताल यानी स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीजें बुनियाद की आपने खड़ी नहीं की हैं अपने विधानसभा में, 5 साल आप विधायक रहे, कई लोग 15-15 साल विधायक रहे, कई लोग 20-20, 25-25 साल विधायक रहे, और वो आंकड़े क्या देंगे अभिषेक? आंकड़े देते हैं जो नेता, वो कहते हैं कि सड़क बन गई, पानी पहुंच गया गांव में, बिजली पहुंच गई गांव में। मेरा ये कहना है कि सड़क, पानी और बिजली ये आपकी जिम्मेदारी है भाई, आपको इसीलिए चुन के भेजा जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वहां बिठाया गया है। ये इसलिए नहीं बिठाया गया है कि आप आकर के लंबी लंबी बातें करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, मैंने एक दिन और जिक्र किया था, मैं आज फिर जिक्र कर देता हूं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं उन सबको ये मालूम होना चाहिए। जिन दिनों में चैनल का हेड हुआ करता था, तो मेरे पास लोग आते थे और कहते थे कि सर अच्छा काम करते हैं हम लोग, तो आप बुरा काम करते हैं तो आप बहुत डांटते हैं, अच्छा काम करने पे प्रेज नहीं करते हैं। तो मैंने उनको अभिषेक ये कहा, मैं हमेशा से कहता हूं कि बुरा काम करने पे डांट मिलेगी और अच्छा काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है। कोई भी कंपनी बुरा काम करने के लिए सैलरी नहीं देती है। अच्छा काम कर रहे हो तो तनख्वाह मिल रही है आपको, बहुत अच्छा काम करोगे तो मैं प्रेज करूंगा। प्रेज जो मेरे शब्द निकलेंगे, मैं अगर आपको शाबाशी दे रहा हूं, वो शब्द तब निकलेंगे मेरे जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करने के लिए तो हमने आपको हायर किया है और आपको तनख्वाह दे रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि जब नेता आपके क्षेत्र में आता है और कहता है कि हमने बिजली, पानी, सड़क बना दिया, तो बोलिए इसके लिए तो हमने वोट दे दिया आपको, इसके लिए तो आप बने ही थे, ये तो आपका काम है भाई। जिस दिन आप एफिडेविट फाइल करते हैं कि आप चुनाव में लड़ने आएंगे, उस दिन आपको सड़क, बिजली, पानी देना ही है हमारे लिए। स्कूल दिया कि नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर की कि नहीं, अगर नहीं की तो ये बदलाव जरूरी है। देखिए, मैं सारे युवाओं को कहूंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि रातों रात बदलाव नहीं आता है, कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आएगा। बिहार को हम लोग सोच रहे होंगे कि रातों रात बदल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बार अगर युवा अपने अधिकारों को लेकर के, अपने बेरोजगारी को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अगर इस बार युवा सजग हो जाएगा, तो शायद अगले 5 साल में बदलाव दिखने लगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि नौजवान इस बार जागरूक हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो समस्या आएगी। सत्यम ने लिखा है कि सर नेटवर्क सही नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो 2-3 बार आए, जुड़े और चले गए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे अभिषेक, फिर कहिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। अभिषेक भी फ्रीज हो गए हैं। अभिषेक, मेरे आवाज आ रही है अभिषेक? अभिषेक को आवाज आ रही है हमारी? अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो सत्यम जी थे हमारे साथ, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। जी सर, आवाज आ रही है। हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। ओके सर, ओके। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो हमारे साथ अभी सत्यम जी थे, AITO के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सत्यम जी अभी नहीं आए थे, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हुए बोलते कुछ। लेकिन मैं सर एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि कोई भी मंत्री विधायक आए तो उनसे पूछिए कि आप काम किए 5 साल में कि नहीं किए। फिलहाल हम लोगों ने सर 15 सालों से देख रहे हैं कि हमारे लेबर मिनिस्टर हैं,
जिस ITI के फील्ड में मैं काम करता हूँ, उनसे 3 बार मिल चुका हूँ सर। और 2013 के बाद बिहार ITI में 2800 के आसपास सीटें इंस्ट्रक्टर की, जिसमें से 430 सीटें केवल 2013 से अभी तक है। मतलब नियमित रूप से लोग काम कर रहे हैं अनुदेशक। इतने सीट 2400 के आसपास सीटें खाली है सर। और हर साल बिहार ITI में 30,000 बच्चे ITI करके बाहर निकलते हैं। उनको पढ़ाने के लिए 2800 अनुदेशक की जरूरत है, जो कि 2013 से 450 के आसपास अनुदेशक रखे गए। आप समझिए सर, उन बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, किस क्वालिटी का सर्टिफिकेट होगा, किस क्वालिटी का उनको स्किल मिला होगा, ऊपर वाले जानते हैं। और कंपनी वाले ने DGT से बार बार कंप्लेन किया है कि ITI के बच्चों में स्किल की कमी है, इसीलिए अब हम लोग को ITI के कुशल कारीगर नहीं मिल पा रहे हैं। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। DGT ने बिहार सरकार को 10 बार लेटर लिख चुका है कि आप CITS ट्रेन अनुदेशक को रखिए, ट्रेनिंग किए हुए अनुदेशक को रखिए, जिससे स्किल इंप्रूवमेंट हो, जल्द से जल्द बहाली लीजिए। लेकिन बिहार सरकार कभी नहीं किया। और आपको एक साथ सूचना बता दूं कि बिहार में 149 सरकारी ITI है। 149 सरकारी ITI में अनुदेशक CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम किए हुए ट्रेन अनुदेशक, मतलब जो ट्रेनिंग अनुदेशक किए हुए, उनके लिए एक भी कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज है मात्र महिलाओं के लिए दीघा में, और पुरुषों के लिए एक भी कॉलेज नहीं है जहां पे अनुदेशकों को ट्रेनिंग दी जा सके। सारे बच्चे चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, कहां से 2-2 लाख रुपए खर्च करके ट्रेनिंग करके आते हैं अनुदेशक बहाली के लिए। यहाँ पे सरकार 2013 से बहाली नहीं लेती है और लगातार सर्टिफिकेट दे रही है। दूसरा चीज सर, 2016 से बच्चे ITI में अपने सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। 2020 आ गया सर, 4 साल में ITI का डिग्री नहीं मिला अभी तक, जबकि ITI का डिग्री 2 साल का होता है और 1 साल का होता है। और 2020 आने वाला है, 2016 के सेशन का बच्चा अभी तक लटका हुआ है। वो तो सर सरकार का बेरोजगारी के खिलाफ बोल भी नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि सर्टिफिकेट ही नहीं है। रोजगार मिलेगा कैसे उसको? पूरी तरह से सर ITI चौपट हो चुका है। 7 निश्चय के तहत 49 ITI खोले गए हैं, और ये NDA सरकार का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था 7 निश्चय, जिसमें 49 ITI हर अनुमंडल में खोले गए। उस अनुमंडल में अभी तक ITI के न भवन मिला है, न अनुदेशक मिला है, न वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, न लैब है, किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लेकिन फिर भी वहां एडमिशन होता है सर, और हर साल बच्चे पास भी हो रहे हैं। तो इस बार हम लोग विजय कुमार सिन्हा माननीय लेबर डिपार्टमेंट मिनिस्टर, आपके चैनल पर भी सर आए थे, हम लोग भी मिल चुके हैं कि वो चुनाव में क्या बोलेंगे, जाकर युवाओं के सामने वो कौन सा बात रखेंगे। ना ITI के बच्चे के सामने वो कुछ बोल सकते हैं, ना सबके सामने किसी के लिए कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। और वो लगातार पिछले बहुत दिनों से मंत्री रह चुके हैं, पिछले कार्यकाल में थे, इसमें भी मंत्री रह चुके हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं नेता लोग को भी सोचना चाहिए, और पत्रकार आप जैसे सर लोग हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाए चुनाव में कि आप सर जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग की क्या हालात है, आप बताइए पब्लिक को। गलत आंकड़ा वो लोग देते हैं। इसके बाद सर बताऊं, स्वास्थ्य विभाग का, बिहार के मरीजों को लगातार बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए। अगर आपको बहुत बड़ा इलाज हो, बीमार पड़ जाए, तो आपको बाहर ही जाना है। पटना की बात नहीं करूंगा, सदर अस्पताल की बात करता हूं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों को, मेरे यहाँ भी आज आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, पटना आना पड़ेगा, प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ेगा। और सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट क्लिनिक खोल लिए हैं, उसी में मरीज को देखेंगे। अपने यहाँ पे उनको टाइम नहीं है गवर्नमेंट अस्पताल में आने का, वहां पर देखेंगे, वहां पर फी लेंगे और महंगे महंगे दवाई को लिखेंगे। जबकि सरकार 100 या 200 ऐसे मेडिसिन की लिस्ट जारी की है, जिससे सस्ते में मरीजों का इलाज हो सकता है, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी चौपट है। चाहिए सरकार को, युवाओं को चाहिए कि एक प्रोग्राम लाइए आप मंत्री जी को, मंगल पांडे जी को, कि आप एक मास्टर प्लान तैयार कीजिए, जिसमें जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो प्राइवेट क्लिनिक के एक समय निर्धारित करें कि उसी टाइम में वो प्राइवेट क्लिनिक में दिखाई देंगे। वो कभी भी गवर्नमेंट शेड्यूल में ऐसे नहीं जाएंगे, और पकड़े जाते तो उनकी नौकरी से टर्मिनेट किया जाए। क्योंकि एक सर, युवाओं को तो स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद कोई निजी रूप से आपको सुविधा नहीं मिलता, प्राइवेट ही जाना है आपको। बिल्कुल। तो सर ITI के फील्ड में एक ITI सर, जैसे कि गांव के बच्चे हैं सर, किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे, उनके लिए कोई मेडिकल नहीं होता है, कोई IIT नहीं होता है, कोई इंजीनियरिंग नहीं होता है, वो ITI ही कोर्स होता है। जाए करता है और अपने परिवार की स्थिति को सुधारता है, हाथ में स्किल आ जाती है, कुछ करने लगता है, और उसको पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। मैं इसमें अभिषेक एक चीज ऐड ऑन करता हूं। मैं चूंकि
आईटीआई को लेकर के जो जितनी जानकारी मुझे इकट्ठा हुई, और विजय सिन्हा आए, उन्होंने कहा, सारे मंत्री जो भी आए, जो भी नेता है, सबको हमने कहा और सब बातें वहां तक पहुंची। उन्होंने एक दिन एक फिर नई बहाली भी निकाली, लेकिन वो फिर वो कागजों में अभी तक के हिसाब से वो कागजी घोषणा बन के ही रह गई है। अभी जो हालात दिख रहे हैं, अब बिहार एक बार फिर चुनाव के मोड में है। मेरा ये कहना है सारे नौजवानों से, आप सभी लोगों से, जो भी चाहे वो अनुदेशक के पद पे बहाल होना चाहते हो या जो पहले से वहां नौकरी कर रहे हो, हम सबको कहना चाहते हैं, देखिए, अगर आपको बार बार छला जा रहा है तो आपके पास मौका है इस चुनाव में उस छल का आप अपना हिसाब किताब इस बार तैयार करिए। ये तब तक नहीं होगा अभिषेक, जब तक कि जातिवाद की राजनीति से आप ऊपर नहीं उठेंगे। अब जब तक आप जातिवाद की राजनीति पे अगर आप जूझते रहेंगे और धर्म की राजनीति पे आप जूझते रहेंगे, तो उस परिस्थिति में जिसकी बदौलत आप कोई भी बदलाव नहीं ला पाएंगे। एक अविनाश है, उनका एक प्रश्न है, मैं उनके प्रश्न से आगे बढ़ता हूं। वो लिख रहे हैं कि जहां तक बिहार में रोजगार की बात है, सबसे पहले चाहे कोई भी दल हो, पहले ये बतलाएं कि रोजगार के संदर्भ में आपके पास वैसी कौन सी नीति है जिसके बल पर बिहार को अच्छी शिक्षा और रोजगार मिल सके। बिहार प्रतिभा के मामले में अव्वल है, पर बुनियादी शिक्षा के मामले में पिछड़ा है। आखिर क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य या राष्ट्र की उन्नति उसके राजनीतिक नेतृत्वकर्ता पर निर्भर है। अफसोस की बात है, बिहार में जिसकी भी सत्ता आई, किसी ने भी राजनीतिक घोषणा पत्र में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया। अविनाश की ये बात बिल्कुल उनकी बात सही है। मैं इस बात को थोड़ा और एनालाइज करता हूं, मैं इस बात को ठीक से समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें देखिए अभिषेक क्या है, मैं इसलिए, देखिए, नेता तो आपका प्रतिनिधि है, वो आपने चुन के उसको बिठाया है, और बार बार अगर आप गलती कर रहे हैं, बार बार आप उसी को चुन रहे हैं जो आपके साथ बार बार छल कर रहा है, तो आपकी मूर्खता का भी परिचायक है कि आप अपनी गलती से उसको बार बार बिठा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अच्छे लोग, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी विधानसभा में जहां 2.5 लाख वोटर होते हैं, वहां 2.5 लाख वोटरों के बीच में एक आदमी ऐसा नहीं होगा आपके बीच में जो अच्छा व्यक्ति हो। ये मैं नहीं मानता कि नहीं होगा। और हर इलाके में अगर 58% युवा हैं, मैं कहता हूं कि 50% हम मान लेते हैं, 2.5 लाख वोटर में से 1.25 लाख वोटर अगर नौजवान है, उस 1.25 लाख में से 10,000, 25,000, 20,000 वोटर भी ऐसे होंगे जो एक सोच के होंगे। उनको ये तय करना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। देखिए, राजनीति सत्ता का जो गणित है वो वोटों का गणित है, वो सीटों का गणित है। वो जिसके वोट ज्यादा आएंगे, जिसके सीट ज्यादा आएंगे, वही सत्ता में बैठेगा। इसलिए हमको लगता है कि नौजवानों को इस बार रोजगार को लेकर के बहुत सतर्क होना चाहिए। दूसरा, मैं एक और बात कहता हूं कि आत्मनिर्भर अभियान की तरफ जो, चलिए, प्रधानमंत्री ने एक नया नारा दिया और नई बातें हो रही आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, लेकिन स्वरोजगार की बात तो हम सालों से करते आए हैं, सदियों से करते आए हैं, और स्वरोजगार में वो ताकत है, वो उस दिशा में हम लोग नहीं बढ़ते हैं आगे। और वो हमारी सबसे बड़ी एक गलती होती है कि हम अगर स्वरोजगार की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अगर हम उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे, तो वो समस्या हमारे लिए बनी रहेगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, छोटा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम करना है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक व्यक्ति एक किसी बच्चे के जन्म के समय एक गाय अगर पाले, तो जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे उस गाय से दूसरी गाय, तीसरी गाय, और इस तरीके से उसका जो विकास होता जाएगा, एक गाय, यानी एक बच्चे के जन्म के समय खरीदी गई एक गाय उस बच्चे को ताउम्र पोस के, पाल के बड़ा कर सकती है और उसको कहीं भी आत्मनिर्भर बना सकती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग गाय पालिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे रोजगार होंगे जिस रोजगार में आप जा सकते हैं। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जब भी कभी की गई और जब भी जिस किसी ने भी की होगी, उसमें ये सब चीजें शामिल रही होंगी। अभिषेक, आ रही आवाज आपको?
यस सर, आ रही है आवाज सर। हाँ, तो मैं अभी आप जब नहीं थे तो मैं कह रहा था कि एक बच्चे के जन्म के समय अगर एक गाय खरीदी जाए तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उस गाय से जो 2 गाय 3 गाय 5 गाय और उसका व्यापार अगर बढ़ता जाएगा तो सारी जिंदगी वो एक गाय उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा और बहुत बेहतर तरीके से उसका पालन पोषण कर सकती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं नहीं कह रहा कि पूरे बिहार के लोग गाय खरीदने लगे और गाय ही पालने लगे, लेकिन आत्मनिर्भर अभियान की तरफ भी लोगों को बढ़ना होगा। देखिए, कमियां बहुत सारी हैं, कमियां हर जगह हैं, ब्यूरोक्रेसी में कमियां हैं, पॉलिटिक्स में कमियां हैं, मीडिया में कमियां हैं, जुडिशरी में कमियां हैं, लेकिन एक साथ सबको अगर हम घालमेल करेंगे तो सारी कमियों को हम दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए करना क्या होगा कि हमको एक एक फोरम पकड़ना होगा। आज के दौर में अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, तो आज की परिस्थिति ये है कि हम लोगों को पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। और अभी चूंकि चुनाव होना है तो आप कम से कम बेहतर नेता चुने। और जैसे अभी आपको मालूम है बिहार में पिछले दिनों में लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक बेरोजगारी बढ़ी है, पूरे देश में बढ़ी है। पूरे देश में तकरीबन जो आंकड़ा अभी धीरे धीरे आ रहा है सामने, उसमें जो भी आंकड़ा सामने आया उसमें दिख रहा है कि तकरीबन 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं इसमें। अब देखिए, मुझे कहने में ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी जीवन शैली बना ली है, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी जिंदगी को ढाल लिया है, उसमें आने वाले दिनों में आत्महत्याएं होंगी और हो रही हैं। नोएडा एक शहर है, यूपी का बड़ा शहर है जो दिल्ली से सटा हुआ है, उसमें पिछले 4 महीने में 200 आत्महत्याएं लोगों ने की हैं। अब एक शहर में ये हालात हैं और बड़ी रिपोर्ट छपी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट छापी वो, तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि बेरोजगार, देखिए आपकी जिंदगी यहाँ महानगरों में क्या है, जिंदगी लोगों की किश्तों पे चली गई, गाड़ी का किश्त है, घर का किश्त है, स्कूल की फीस का किश्त है, ये सारी जिंदगी इस तरीके से ढल गई कि आपके पास रोजगार नहीं है तो आप परेशान हो गए। और आप कुछ लोग मिल करके एक बेहतर रोजगार की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये भी कहना है कि रोजगार की तरफ, आत्मनिर्भर अभियान की तरफ भी हिंदुस्तान के नौजवानों को सोचना चाहिए। और बिहार में इस बार तो नौजवान बिल्कुल एकदम ताकत लगा करके वहां पर जाए और कहे कि भैया देखो, आप हमारे विधायक बनने आए हो, आप जो कह रहे हो ना अभिषेक कि उसकी युवाओं को लेकर प्लानिंग क्या है, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप प्लानिंग पे तो जाओ ही मत, वो तो फिर लॉलीपॉप होगा, वो तो फिर जुमला साबित हो जाएगा। आपने किया क्या, हम उस पर बात करेंगे। और क्योंकि हम आपको वोट दे आपको जिता दें और फिर हम 5 साल बाद आए, तो ये सर लॉलीपॉप की बात आई है, इस पे एक बात कहूंगा, इसके बाद आत्मनिर्भर पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। लॉलीपॉप की बात यह है सर कि आपके चैनल पे, द वेब रेडियो पे, हमारे लेबर मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जी आए थे और आपके दबाव में, कमेंट के दबाव में, ट्विटर पे दबाव में उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि अगले महीने 2800 पदे पे अनुसूचित की बहाली आ रही है। हाँ, काफी सब बच्चे खुश हो गए, सब लोग खुश हो गया। आज 1 महीने से ज्यादा दिन हो गया है, वो बहाली नहीं आई। हम लोग विभाग तक सर गए पेपर का कटिंग लेकर के, सर आप लोगों ने बोला था कि बहाली आएगी, तकनीकी सेवा आयोग के पास लटका हुआ है। तकनीकी सेवा आयोग भी हम गए थे सर, मैं खुद गया था, उनके सचिव से मिलकर आया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा कोई भी बहाली नहीं आया हुआ है। उनका स्टेटमेंट लेके मैं दोबारा से श्रम संसाधन विभाग गया, वहां में बोला गया कि नहीं बहाली आने वाली है, लेकिन वो लॉलीपॉप साबित हुआ सर, अभी तक नहीं आई। और 15 ऐसे नोटिस आ चुका है 1 साल में कि बहाली आ रही है। आपके चैनल के दबाव में भी बहाली के नोटिफिकेशन निकाल दिए, लेकिन जो हकीकत लॉलीपॉप है। आत्मनिर्भर की बात करेंगे सर, कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और खासकर बिहार के युवाओं के लिए मैं बोलूंगा कि सर मैं पटना में रहता हूँ, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। गांव में 15 रुपए किलो चावल मिलता है। अगर आप 20 रुपए खर्च कर देंगे तो इतना भयंकर क्वालिटी का चावल मिलेगा कि जो पॉकेट वाला चावल खाते हैं उससे भी अच्छा होता है क्वालिटी। वही चावल को बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉकेट में पॉलिश करके पैक करके हम लोग को 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो देते हैं। क्या बिहार के युवाओं
ये काम नहीं कर सकते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट है? 1-2 लाख रुपए लगता है सर। आराम से चावल उपलब्ध है, धान का कटोरा रोहतास को बुलाया जाता है, चावल परचेज कीजिए, है पैकिंग करके आराम से सप्लाई करते हैं, सस्ता में अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की है, हमारे कृषि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जो सर इस पर आत्मनिर्भर हम बोल सकते हैं, लेकिन इनिशियली सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना सरकार को। बिल्कुल। और इनिशियली जब सपोर्ट करेंगे तभी होगा। सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, युवाओं को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सर मैं मोटिवेटर हूं, बहुत सारा प्रोग्राम भी लेता हूं, तो मैं देखता हूं कि लोग बड़े बड़े चाय का बिजनेस करके करोड़पति बन गए, कोई पानी पूरी का बिजनेस करके करोड़पति बन गया, और बिहार का लिट्टी चोखा है आज तक फेमस ही नहीं हुआ। इस पे भी हम बहुत बड़ा मार्केटिंग कर सकते हैं सर, बहुत अच्छा इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे। हम लोग भी यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जिसको हम लोग बड़े स्तर पर लाकर रोजगार पैदा कर सकते हैं। जैसे सर, सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर हम लोग। नहीं, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। जैसा कि है सर यहाँ पे सर मिथिला पेंटिंग हो गई, हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग पर प्रसिद्ध है। उसको अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल, भारत लेवल प्रमोट करें तो बहुत सारे कलाकार हैं जिनको इसका मतलब एक रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो लोकल स्तर पर बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन कभी भी वो नेशनलाइज नहीं हुआ, नेशनल लेवल पर फेमस नहीं है, उसको भी हम लोग नेशनल लेवल पर ला सकते हैं। इस तरह से सर स्वरोजगार के बहुत सारा विकल्प मौजूद है। जहां तक सर आपने गाय का डेयरी उद्योग का पालन का बात किया, मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि कोई महिला है, नाम नहीं याद आ रहा सर, उन्होंने अपने डेयरी का बिजनेस शुरू किया था। आज उनको 1 करोड़ का टर्नओवर है उनका, वो डेयरी का बिजनेस से ही। तो ये सब चीजें हो सकती है, पॉसिबल है सर, लेकिन वही है सर कि 58% वोट लेने के लिए हैं, लेकिन इनके बारे में बात नहीं करेंगे, इनको हम आइडिया नहीं देंगे। मैं बताता हूँ अभिषेक, बात तो सरकारों को इसके बारे में करना पड़ेगा, और वो तब होगी, बात तो करनी पड़ेगी। बात तो तब होगी जब नौजवान रोजगार के लिए बिल्कुल आगे बढ़ेगा। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ, अगर मैं मुद्दे पे बात करता हूँ तो मैं बहुत बेबाक तरीके से बात करता हूँ। मैं अगर नेताओं की गलती है तो उस पर भी चर्चा करता हूँ, और नौजवानों की गलती है तो उस पर भी चर्चा करता हूँ। और मुझे चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि हम सब लोग एक दौर से गुजरते हैं, और सब लोग को एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि बिहार बेहतर हो, बच्चों का भविष्य बेहतर हो। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में बिहार में जो नौजवान है, अगर वो अपने आसपास की चीजों को बेहतर करने का प्रयास ठीक से नहीं करेगा ईमानदारी से, तो ये बदलाव नहीं आएगा। और देखिए, आंदोलन या क्रांति या कोई बदलाव या कोई भी किसी भी किस्म का परिवर्तन, ये रातों रात नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। अभी क्या है, आपने सुना होगा, अगर आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, जैसा आपने बताया, तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में 30 साल का लॉकडाउन है। 15 साल जो पहले सरकार थी उसने भी बिहार को तबाह किया, और जो मौजूदा 15 साल की सरकार है उसने भी तबाह किया। तो अब बिहार के वोटर और नौजवानों के पास एक यक्ष प्रश्न है कि आने वाले चुनाव में वो किसको चुने। अब मैं समझता हूं इस बात को, हमारे लिए भी, अगर मैं भी बिहार में आप लोगों के एज और फेज में होता तो मेरे लिए भी यक्ष प्रश्न होता कि किसको चुने। जो पहले था उसने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, जो अभी है वो भी अच्छा काम नहीं किया, तो किसको चुने। मेरा ये कहना है, होता क्या है कि अगर आप अपने विधायक से ऊपर जाकर सोचते हैं, वही समस्या खड़ी होती है। आप अपने विधायक तक सीमित होइए। आज की तारीख में तेजस्वी यादव बिहार में बेरोजगारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करेंगे कि वो कितने अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आज नीतीश कुमार अपराध की बात तो करेंगे, वो कहेंगे कि लालू यादव के शासन में अपराध हुआ था, लेकिन वो ये बात नहीं करेंगे कि पिछले 15 साल में कितनों को रोजगार दिया। मेरा ये कहना है कि आप रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पे आधारित होकर के जब तक आप लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, मैं एक दिन स्पेशल शो करूंगा आने वाले दिनों में, जल्दी ही किसानों को लेकर के बात करूंगा। मैं एक बहुत साधारण सी बात मैं अपने दर्शकों को, जो भी लोग सुन रहे हैं, उन सबके जरिए मैं बताना चाहता हूं। एक बहुत साधारण सी बात है, और अभिषेक आप भी इसको गौर करिएगा। देखिए,
हाँ, इकोनॉमी हिंदुस्तान की हम सब लोग देख रहे हैं कि -23% पे है अभी जीडीपी। और उस जब इकोनॉमी -23% से ज्यादा पे है तो सिर्फ एक सेक्टर है, वो है किसानों का एग्रीकल्चर सेक्टर, जो 3.4% ऊपर आया है। इस बुरे हालात में, इस कोविड-19 के इस पूरे दौर में, एक सेक्टर हमारे देश में ऐसा है किसानों का जो ऊपर आया है। अब ये वो सेक्टर है जो मात्र 14 से 17% अपनी भागीदारी निभाता है जीडीपी में। मैं ये कहता हूं कि ये भागीदारी 54 से 57% क्यों नहीं हो सकती? वो इसलिए नहीं होती कि हमारे सोच में, हमारे पॉलिटिशियंस के सोच में, और ये मैं नौजवानों से बात इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सवाल उठाने चाहिए। हम सब लोग कहीं ना कहीं से एक किसानों के बैकग्राउंड से आते हैं। बिहार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास थोड़ी सी जमीन नहीं हो और उसके परिवार के लोग खेती नहीं करते। अगर 100% नहीं होगा तो 90% तो जरूरी होगा। मेरा क्या कहना है कि अब आप समझिए, आप पिछले 25 से 30 सालों का, पिछले 30 सालों का आंकड़ा लीजिए या 40 सालों का आंकड़ा लीजिए। मैं कह रहा हूं कि पिछले 40 साल पहले एक व्यक्ति की जो सरकारी नौकरी में जो मुलाजिम था, उसकी तनख्वाह कितनी थी, और उस समय गेहूं और धान की एमएसपी क्या थी, जो आप न्यूनतम मूल्य जिसकी बात आप करते हैं वो क्या था। मेरा ये कहना है कि वो जब आप पैरामीटर पे जब आप तौलते हैं तो मालूम चलता है अभिषेक कि जिन किसानों की न्यूनतम, जो अगर हम गेहूं को पैरामीटर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो गेहूं का जो न्यूनतम साझा मूल्य जिसको हम आप कह रहे हैं कि जो एमएसपी जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो, और उस वक्त एक सरकारी मुलाजिम जो उस रैंक पे काम करने वाला था, उस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह पिछले 40 सालों में 300 गुना बढ़ी है। और उस किसान की, उस एमएसपी की वैल्यू 15 गुना बढ़ी है। अब आप समझिए कि उसकी स्थिति कैसे बदलेगी, या 20 गुना बढ़ी है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी है। अच्छा, फिर क्या होता है, सरकार की पॉलिसी आती है और सरकार की पॉलिसी आके कहेगी कि हमको ये हम टीए लगाना है जी, डीए लगाना है, हमको ये अलाउंस, वो अलाउंस, वो अलाउंस, तमाम तरह के अलाउंस मिलते हैं सरकारी नौकरी करने वालों। एक भी अलाउंस किसान को नहीं मिलता इस देश में। ये वही किसान है जिसका पैरामीटर आज इस स्थिति में है कि वो उस जीडीपी में उसका योगदान ज्यादा बड़ा है, हमारे आपके पेट भरता है वो। मैं इस पे एक खास कार्यक्रम एक दिन करूंगा और उस दिन मैं कुछ एक्सपर्ट्स को लाऊंगा। मैं इसलिए आप लोगों से ये बात कह रहा हूं कि आप सब लोग मिल करके आवाज ये उठाइए कि जब तक रोजगार की बात कोई सरकार नहीं करेगी, और रोजगार की बात नहीं, जब तक आप रोजगार का ठप्पा लगा, हमको रोजगार चाहिए भाई। अभी 5 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर अब चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता लगा देगा, उसके बाद तो कोई काम इन लोग करने से रहे। अभी ही नहीं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं। अच्छा, ये घोषणाएं 5 साल क्यों नहीं होती? इसलिए कि 5 साल में आपको उन घोषणाओं का जवाब देना पड़ेगा। वो घोषणाएं नहीं होती 5 साल, घोषणाएं होती है चुनाव के ठीक पहले कि अगले चुनाव के समय तक आपके पास टाइम रहेगा। और ये लॉलीपॉप पिछले 70 साल से सरकारें दे रही हैं, हम फिर उस लॉलीपॉप में फंस जाएं, ये ठीक नहीं है। तो हमको लगता है कि नौजवानों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और जब तक नौजवान जागरूक नहीं होगा तब तक देश नहीं बदलेगा, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। सर, अब समय आ गया है सर कि युवाओं को आगे आना होगा। 100% हम सहमत हैं, क्योंकि अब अगर पीछे रहे तो शायद ही आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब एक जो आधुनिक जमाना आ गया है, 21वीं सदी चल रही है, और इसमें युवाओं को भागीदारी होनी चाहिए। पहले ये था कि भाई आप मैट्रिक पास कर लिए और आपको एक नौकरी चाहिए, आप खुद से, सरकार से मतलब नहीं है, किसी तरह से कोई मतलब नहीं रखते थे। लेकिन अब सर मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि कब सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को 70 सालों से, सही बोल रहे हैं, घुमाते रही है। किसी भी तरह का कोई भी युवाओं के लिए ऐसा कोई ठोस काम नहीं हुआ जिसपे युवा खास करके अपने आप को संतुष्ट महसूस करे।
मैं बात करूंगा सर कि मैं जब छोटा था तो उस समय तेल की कीमत थी 9-10 रुपए लीटर डीजल का, और जो चावल और गेहूं का रेट था 5 या 6 रुपए होगा, और आज 80 रुपए चला गया। और युवा जो किसान का जो कीमत है चावल गेहूं का वो 15 रुपए किलो ही है, जो मतलब गाँव में मिलता है। भले शहरों में 60 रुपए 70 रुपए हो गया, लेकिन किसानों के पास जो चावल है उसका मात्र कीमत 15 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, और मजबूर है देने के लिए। बड़े बड़े धनकुबेर आते हैं, खरीद कर उसको पैकिंग करते हैं, मार्केटिंग करके बेच देते हैं 80 रुपए किलो। सरकार को इसका ठोस इस पे कुछ काम करना चाहिए, जिससे उनका भी जो कीमत है वाजिब कीमत मिले। किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, नहीं बना है, अगर है भी तो उसमें काम नहीं होता है। उनको ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो किसान है सर अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको साइंस का ज्ञान नहीं होता है, उनको विज्ञान की नॉलेज नहीं होती, उनको वनस्पति विज्ञान का नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको बना सकते हैं। आप देखे होंगे सर बिहार में मैक्सिमम जो जमीनें हैं ना सर, कि 6-6 महीने परित रहता है, खाली रहता है, उस पर कोई किसी तरह का फसल नहीं उगाया जाता है। और उसी मौसम में सर मैं हैदराबाद गया था, मतलब धान की सर खेती हो रही थी, और वहां 3-3 बार साल में धान उगाया जा रहा था। और बिहार की बात करें तो एक बार मात्र धान उगाई जाती है, और 3 महीने 4 महीने की ये नहीं, फसल कुछ ही नहीं होता, ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग। कहीं ना कहीं वो नुकसान है, बताने वाला कोई नहीं है, न कोई टेक्नोलॉजी है, न कोई बताने के लिए कैसे करेंगे हम। उसके लिए सरकार को चाहिए कि इंस्टीट्यूट या किसी भी तरह का प्रोग्राम लाए, जिससे किसानों को ट्रेनिंग दी जा सके जमीनी स्तर पर सर। ऐसे नहीं कि हम डिजिटल मीडिया से करें ट्रेनिंग, जमीनी स्तर पर करके दिखाए, उनको विश्वास पैदा करें कि भाई आप अपने खेत में 3 से 4 फसल साल में काट सकते हैं, आप क्यों छोड़ते हैं बर्बाद होने के लिए। वहां पर सर 50% नुकसान होता है, 6 महीना फसल आती है, 6 महीना परित रहता है। और वही दूसरे भागों में भारत के बहुत सारे किसान और अलग अलग तरह के फसल उपजा लेते हैं। दूसरा चीज है कि जो कंपनियां, जो ठेकेदार आते हैं, इनका अनाज को 10 रुपए खरीदते हैं और 60 रुपए बेचते हैं, उन पर भी लगाम लगाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक ऐसा कोई नियम लाए या ऐसा कोई प्रोसीजर बनाए, सिस्टम बनाए, जिससे किसानों का वाजिब तय मूल्य मिल सके। इसके अलावा सर बहुत सारे नए नए किस्म के बीज आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी की तरह फसल उगाए जा रहे हैं, वो किसानों तक पहुंचे। किसानों का सर जितना फसल में पैसा लगता है उपजाने में, उतना मिल नहीं पाता है रिटर्न। और जो आपने सर बात करें कि बहुत सारे अलाउंस वगैरह गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, किसानों के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। किसान को बच्चों को स्कूल तक भी नहीं है सर। मैं वही बात अभिषेक कह रहा था कि अब लोगों को क्या है कि थोड़ी इस तरीके से जागरूक होना जरूरी है। और हम सब लोग, मतलब आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और हम तो सवाल उठाते रहते हैं। मेरा तो काम है सवाल उठाना, हम उठाते रहेंगे। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना, हम करते रहेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग एक ऐसी धारा में चीजों को सोच करके आगे बढ़ें। देखिए बिहार में चुनाव होना है, और इस बार चुनाव में अगर बदलाव मजबूती के लिए नहीं हुआ, देखिए किसी भी पार्टी या किसी भी दल या किसी भी नेता के लिए कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आप इसके साथ जाइए और वो जाइए, क्योंकि मैं उस तरीके के किसी फोरम से नहीं जुड़ा हुआ हूं कि मैं कहूं कि नहीं ये सही है ये गलत है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग अपने बीच से कोई एक बढ़िया उम्मीदवार चुन के उसको विधानसभा पहुंचाइए, उसकी उम्मीदवारी में आपकी भागीदारी हो, बजाय इसके कि उसके खर्चे में आपकी भागीदारी हो, कि आप उससे, कि वहां नौजवान उससे उसके पैसे वसूलने में भागीदारी हो। ये भागीदारी नहीं करके उसकी जीत में आपकी भागीदारी हो, तब आप उससे अपने हिसाब से काम करा सकेंगे। हम सब लोग देखते हैं, मतलब होता क्या है कि ज्यादातर नेता सिर्फ इसलिए काम नहीं करता कि वो पैसे खर्च करके, वोट खरीद करके, वोट में ज्यादा पैसा बहा करके पानी की तरह, और वो जीत के आता है, और उसके बाद फिर आपको कोई वैल्यू नहीं देता। और होता क्या है कि लोग भी उसके पास जब पैरवी कराने जाते हैं तो उल्टे सीधी पैरवी के लिए जाते हैं। इस थाने में फोन कर दीजिए जी, उस थाने में फोन कर दीजिए जी, ये जमीन की लड़ाई है जी। जो छोटी चीजें आपस में सुलझ सकती हैं, उसके लिए जब आप विधायक और सांसद को इन्वॉल्व करेंगे तो वो विकास के काम नहीं करेगा। और ये हमारे लोकतंत्र की खामी है, जिसको हम सबको मिलकर दूर करना चाहिए। 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज की बातचीत हम लोग को खत्म करनी चाहिए। और हम लोग मोटे तौर पे जो मैंने कहा कि देखिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और वो बिहार में बनना चाहिए।
हाँ बोलिए, आखिरी बात बोलिए, अब इसको खत्म किया जाए। जी सर, ये आखिरी बात कहेंगे सर। एक पॉइंट है कि सर प्राइवेट स्कूल को लेकर जो री एडमिशन के नाम पे और युवाओं जो छोटे बच्चे हैं उनके सर जो बैग है ना बहुत भारी होता जा रहा है सर। 15-20 किताबें हो जा रही है। री एडमिशन के नाम पे इतना पैसा लिया जा रहा है कि जो एक गांव का किसान का मजदूर का 75% जो आबादी गांव में है वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रही है। सरकारी स्कूलों को जो हाल है सर किसी से छिपा नहीं है, केवल मिड डे मील पे के नाम पे खाना खाने बच्चे जाते हैं। उसमें भी सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि एक प्रोग्राम सर लाइए, उसमें जो पेरेंट्स लोग उनको सर जोड़िए, क्योंकि आप सर जो पत्रकार हैं एक मतलब एक जमीन से जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि आप सेलिब्रिटी को ना लेके हम जैसे युवाओं को महत्व देते हैं, आम पब्लिक को महत्व देते हैं, तो पेरेंट्स को लाइए सर और उन लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव होगा। सिस्टम जो प्राइवेट स्कूल का सर में बहुत खराब हो चुका है। री एडमिशन होगा, बहुत सारे एग्जीबिशन के नाम पे पैसे ले लेते हैं लोग, उससे मेन जो फोकस बिहार के जो सर अपना एक अस्तित्व है कि सबसे ज्यादा IAS, DM और एक बड़े बड़े शिक्षाविद बिहार से निकलते हैं, वो शायद अब आने वाले दिनों में नहीं निकले, क्योंकि क्वालिटी कहीं ना कहीं हमारे मॉडर्न टाइप के लोगों को एडॉप्ट करने में लगी हुई है कि हम ये करा रहे हैं, बच्चों को 20 किताब ला दिए हैं, री एडमिशन करा रहे हैं, बच्चों को पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं और मूलभूत जो पढ़ाई है उससे दूर हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों तक गांव के बच्चों को पहुंच नहीं है। उस पर सर सरकार को ध्यान लाना चाहिए और आप भी सर पेरेंट्स के लिए ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाए कि पेरेंट्स भी जुड़ सके, बड़े बड़े स्कूल के टीचर्स लोग जुड़ पाए, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ। आपने अच्छा आइडिया दिया, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्कूलों को लेकर के करूँ और मैं एक कार्यक्रम करने वाला हूँ। बिहार, मैंने एक दिन और कहा था कि बिहार में 40 लोकसभा हैं और 243 विधानसभा है, तो लगभग 6 विधानसभा एक लोकसभा में पड़ते हैं। तो मैं वो 40 दिनों में बांट के हर लोकसभा के उन सारे 6 विधानसभा पे चर्चा करूंगा एक एक करके, जरा चुनाव की घोषणा हो जाए उसके बाद। मैं चाहता हूँ सर कि आप ना आपका सर जो वेब रेडियो है सारे स्कूल से, सारे इंस्टीट्यूट संस्थान से, सारे अलग अलग छोटे छोटे जो किसानों के लिए मंडियां हैं या जिस भी तरह का लोकल लेवल पर चीजें उनसे जुड़ जाए वेब रेडियो। वहाँ पे हम जैसे लोग आपके जो हैं जो निष्पक्ष रूप से हैं वो लोग जुड़े रहें और वहां तक वेब रेडियो पहुंचे और उन या शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, आसानी से अपनी बातों को आपके चैनल के माध्यम से नेता तक पहुंचा सके, क्योंकि आप ही सर एक माध्यम है जिससे हम लोग अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम को सर जारी रखिएगा सर, हमेशा नहीं जारी रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये मिशन जारी रहेगा। और मैं एक यूट्यूबर हूँ सर, मेरे यूट्यूब पे बहुत फॉलोअर है, 2 लाख समथिंग है। मैं भी वहाँ इस बात को रखता हूँ और अपने ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। और इसी साथ सर बहुत सारी शुभकामनाएं सर कि आपने मुझे बुलाया और आप सभी दर्शकों को बहुत सारे शुभकामनाएं कि आप लोगों ने मुझे सुना। आप सभी को शुभ रात्रि, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और मैं आप लोगों को बताऊं अभिषेक, आपके जरिए एक और बात मैं बताता हूं, आप भी अपने यूट्यूब पे इस बात का जिक्र करिए। हमने ना एक, देखिए ये मेरा एक आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक कार्यक्रम है लौक, ठीक है ना। ये लौक एक हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, अब इसका ऐप भी आ गया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देश का अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। अब इस ऐप के जरिए आप जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है। बना दूंगा मैं इस पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाकर मैं अपने यूट्यूब पर 2,43,000 जो हमारे फॉलोअर्स उन पर मैं शेयर कर दूंगा सर। और फेसबुक ग्रुप में 1,34,000 उनको बीच में मैं बताऊंगा कि जुड़िए, हमारे देश का एप्स है और बिल्कुल। हमारे मिट्टी के एप्स है, इससे जुड़ा जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल सर, आप लोग हम इससे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और सब दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे साथ जुड़े। और हम लोग फिर मिलते हैं कल। हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना बीमारी के मौजूदा हालात पर। मैं कोशिश करूंगा देश के कुछ नामचीन डॉक्टर्स हमारे साथ हों कि अभी जो बीमारी है, बीमारी में फेटल रेट मतलब मृत्यु दर कम हुआ है, लेकिन बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हर एक जान कीमती है। मेरी नजर में हर एक जान की कीमत है, तो हर एक जान कैसे बचाई जाए और इन सारी परिस्थितियों में कैसे ठीक से रखा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कल मुलाकात करते हैं रात को 8 बजे फिर, और आप सब लोग जुड़िए। ये बातचीत, ये चर्चा जारी रहेगी। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।